In this video, I will discuss section 14, time of supply in case of goods or services supplied before change in tax rate or supplied after change in tax rate. First, I will discuss time of supply in case of goods and services supplied before change in tax rate. इसको मतलब कि पहले ना ये काफ़ी ना मतलब ट्रिकी जाता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन इसका एक मेमोरी ट्रिक है जो कि मैं भी जब ये पढ़ी थी तो फिर मैंने ये ट्रिक आजमाया था, तो इससे सारे क्वेश्चंस फिर इजीली सॉल्व हो जाते थे। मे बी आपको भी हेल्पफुल लगे। अब देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट टैक्स। अच्छा, इसमें क्या क्या केस हो सकता है? एक पहला केस ऐसा हो सकता है कि सपोज़ यहाँ पे चेंज हुआ और यहाँ सप्लाई क्या हो गया बिफोर, तो यहाँ पे सप्लाई हो गया रेट चेंज होने से पहले। तो जब सप्लाई हुआ तब सपोज़ रेट 12% था, चेंज होके मान लीजिए 18% हो गया। तो केस यहाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ, इनवॉइस इशू हुआ और यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड हुआ। पहले मैं केसेस ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ। और एक केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे चेंज हुआ, वही मैं 18% लेके ही चल रही हूँ और सप्लाई पहले हो गया। यहाँ पे अभी वही डिस्कस कर रहे हैं कि इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड बिफोर, इसलिए सप्लाई सब पहले दिखा रही हूँ। तो सप्लाई सपोज़ पहले हो गया और उस टाइम रेट था 12%। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले रिसीव हो गया फिर बाद में इनवॉइस इशू हुआ। या एक केस क्या हो सकता है कि रेट चेंज हो गया, सप्लाई हो गया, उससे पहले सप्लाई हुआ था और उसी टाइम इनवॉइस इशू कर दिया। पेमेंट कब हुआ, रिसिप्ट हुआ पेमेंट का रेट चेंज होने के बाद। या एक लास्ट केस क्या बन सकता है कि रेट चेंज हो गया, जब सप्लाई हुआ तो 12% रेट था और यहाँ पे क्या हो गई, पेमेंट रिसीप्ट हो गई, लेकिन उसका जो इनवॉइस है हमको रेट जब चेंज हुआ उसके बाद मिला। अब इसमें अब याद कैसे रखें कि क्या टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। जैसे पहला केस, इसका एक ट्रिक ये है कि जब चेंज हुआ, रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस और रिसिप्ट, तो जब इनवॉइस और रिसिप्ट जो है साथ रहेगा तो उसको क्या मान लेंगे, वहाँ पे जब जो दोनों में से जो विचएवर इज अर्लियर वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस केस में क्या बन जाएगा, इशू ऑफ इनवॉइस और जब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विचएवर इज, जो दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, ये हो गया इसका टाइम ऑफ सप्लाई। अब सेकंड केस में भी यही कि यहाँ पे सप्लाई पहले हो गया तो उसको भूल जाए, सप्लाई पहले हो गया भूल जाओ। अब यहाँ पे जब एक साथ जो भी दिखेगा, जैसे इनवॉइस रिसिप्ट पहले हो या रिसिप्ट पहले हो इनवॉइस बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोनों में से जो पहले हुआ हो, जो तो पहले हुआ विचएवर इज अर्लियर, वो क्या बन जाएगा, वही तुम्हारा TOS हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद फिर इस केस में थर्ड केस में क्या हुआ, यहाँ पे जैसे दोनों केस में क्या था, दोनों साथ साथ था, दोनों जो हुआ था वो रेट चेंज होने के बाद ही हुआ था। अब यहाँ पे क्या अलग हो गए, एक हुआ रेट चेंज होने के बाद पैसा मिला और रेट चेंज होने से पहले इनवॉइस। तो इसमें कैसे याद रखें कि जो सप्लाई के पास जो हुआ, मतलब जो सप्लाई के पास है, मतलब कि सप्लाई के साथ साथ कौन चल रहा है, ऐसे याद कर लीजिए, सप्लाई के साथ साथ कौन चल रहा है, इनवॉइस। तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसको भूल जाओ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये क्या हो जाएगा, TOS, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस TOS। अब सेम ये वाला आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी अलग अलग हो गए दोनों, यहाँ पे भी एक साथ नहीं चल रहे। यहाँ पे इनवॉइस बाद में इशू हुआ, रिसिप्ट पहले हो गया। तो कौन चल रहा है, सप्लाई के साथ चल रहा है रिसिप्ट, तो सप्लाई के पास जो है उसके रेस्पेक्ट में देंगे, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये हो गया TOS। तो आई होप मतलब समझ में आएगा होगा कि ये एक ट्रिक। देखिए, अब हम लोग के कोर्स में ऐसा ही है कि हम लोग को कुछ ना कुछ में ऐसे ट्रिक लगाना पड़ता है, वरना इतना सब कुछ याद रखना एकदम इम्पॉसिबल है। तो मैंने ऐसे ही याद किया था कि जो अगर दोनों साथ साथ हो तो विचएवर इज अर्लियर ले लो, और जो सप्लाई के पास हो वो उसी का जो डेट होता है वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड आफ्टर चेंज इन टैक्स रेट। इसमें भी केसेस बनाते हैं। पहला केस, रेट चेंज हो गया सपोज़ 18% और सप्लाई किया हुआ है रेट चेंज होने के बाद, यहाँ पे सप्लाई हुआ। अब चेंज होने से पहले क्या हो गया, इनवॉइस इशू हो गया, उसके बाद फिर पेमेंट रिसीप्ट हो गया। तब सपोज़ रेट 12% था,
तो इसमें क्या हो गया, सेम वही हम लोग मतलब कि वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि दोनों साथ साथ है, चाहे वो आफ्टर चेंज हो या बिफोर चेंज, वही चीज़ कि दोनों साथ साथ है, तो दोनों में से जो विच एवर इज़ अर्लियर वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। हम नेक्स्ट चेंज 18% सप्लाई, और सपोज रिसीव पहले हो गया, जो भी हो रहा है वो चेंज के पहले ही, रिसीव पहले हो गया, इनवॉइस बाद में मिला, चेंज के पहले ही, तो दोनों साथ साथ है। यहाँ पे भी सेम टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा विच एवर इज़ अर्लियर। अब नेक्स्ट चेंज 18% सप्लाई हुआ, और जब सप्लाई हुआ मतलब चेंज के बाद ही इनवॉइस इशू हुआ, लेकिन पेमेंट पहले ही मिल गया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन यहाँ अलग हो गए दोनों, अब कैसे समझे, तो सप्लाई के साथ जो खड़ा है, जो सप्लाई के पास रहेगा उसको ज़्यादा हम लोग क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। तो इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा मेरा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब सिमिलरली वो रेसिपिएंट वाला, अगर यहाँ रिसीव पहले हो गया, रेसिपिएंट बोल रही हूँ मतलब आई मीन रिसीव हो गया, पेमेंट रिसीव हो गया, और इनवॉइस पहले इशू हो गया चेंज से पहले, तो इस रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जो सप्लाई के साथ खड़ा है, यानी कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ऐसे करके याद कर सकते हैं, मतलब ये तरीका अपना सकते हैं, वरना इतना सारा याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर इसमें क्या है, अब रेट कैसे लेंगे, मतलब कि जब का टाइम ऑफ, जैसे कि पहला केस में जब विच एवर इज़ अर्लियर आया, तो जो यहाँ पे बाद वाला, तो जो रेट चेंज हो गया यहाँ पे 18% रेट से क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान ली इस साइड आता, मतलब जैसे इस केस में सप्लाई के पास था, तो इन्वॉइस वाला डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस, तो इस रेस्पेक्ट में रेट कौन सी रेट में पे करनी पड़ती है, 12%। जो जैसे आएगा जिस तरफ, उस हिसाब से रेट में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मतलब एग्ज़ाम में क्या कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग माइंड में क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करके हम लोग इसका आंसर मतलब कि दे सकते हैं, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं रफ में ऐसे एक चार्ट ड्रॉ कर ले, तो फटाफट आंसर निकल जाता और सही होगा, गलत होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब बात करेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का। अब यहाँ पे जितना भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बोल रहे थे कि जहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेना, अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होता है या तो डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक ऑफ सप्लायर, जब अमाउंट क्रेडिट हुआ, या तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुआ सप्लायर के, विच एवर इज़ अर्लियर। अब ये दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर तब लेना है जब रेट चेंज होने के बाद, टैक्स रेट चेंज होने के 4 दिन के अंदर क्या हो गया है, बैंक में पैसा आ गया है, ठीक है। अगर रेट चेंज होने के 4 दिन के विदिन, 4 दिन के अंदर अगर बैंक में पैसा आ गया है, तब लेना पड़ेगा दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर। लेकिन अगर 4 दिन के बाद पैसा आया है, अगर अमाउंट क्रेडिटेड आफ्टर चेंज इन टैक्स रेट, आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन के बाद रेट मतलब चेंज हो गया, उसके 4 दिन के बाद पैसा आया है, तो उस केस में हम लोग को क्या लेना पड़ता है, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक ऑफ सप्लायर। जब अमाउंट क्रेडिट हुआ तो वही वाला डेट हमको क्या लेना पड़ता है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। थैंक यू।